बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पीडीएम का एक अहम इजलास हुआ जिसमें फजलुर रहमान साहब खुद जाती उम्रा में मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा मेज़बान थी और सरबराह ज़ाहिर मौलाना साहब थे। बिलावल ने बजरिया वीडियो लिंक उसमें शिरकत की और उसके बाद जो तमाम तर बातें पिछले एक हफ्ते में खिचड़ी पक रही थी कि शायद पीडीएम की अपनी जमातें अब एक पेज पर नहीं हैं और उनके मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात हैं। पीडीएम की अगर हम एक अहम जमात पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो ना सिर्फ ये कि सेनेट इंतखाबात लड़ना चाहती है, ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ना चाहती है। फ़िलहाल उसका इस्तीफ़े देने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी जानिब जो दोनों बड़ी जमातें थीं यानी PMLN या फजलुर रहमान साहब की जमात और फिर बाकी जमातें, उन सब का ये ख्याल था कि शायद इस्तीफ़े दे देने चाहिए और ज़िमनी इंतखाबात या सेनेट इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब को अपने पेज पर ले आई है, यानी जो फैसला पीपल्स पार्टी का था उस पर आज सारों ने एक एग्रीमेंट शो किया है। कैसे? इस्तीफ़ों के मामले पर या फिर यूँ कह लें कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या अनाउंसमेंट की आफ्टर पीडीएम इजलास, खुद ही देख लीजिए। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हद में फैसले किए जाएंगे। आम रब्ता हुआ था जरदारी साहब का मौलाना से और अब यही समझ में आ रही है बात कि पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को मनाकर इस मामले पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के करीब ले आई है और इस पर सबका एग्रीमेंट दिखाई दे रहा है कि अब सब इस्तीफ़े तो नहीं दे रहे फ़िलहाल फौरी, और साथ साथ ये कि इंतखाबात का हिस्सा भी बन रहे हैं। लेकिन एक और अहम बात यह कि लॉन्ग मार्च से भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च का एक दफ़ा फिर से जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट भी है। इस दफ़ा एग्रेसिव होते हुए ये भी कहा गया है कि ये देखा जाएगा कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ करना है या इस्लामाबाद की तरफ। ये भी सुन लीजिए और उसके बाद फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है, उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन ऐलान करेगी और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। तो ये जनाब दो अहम बातें हैं, इसके अलावा भी अहम बातें हैं, उन पर भी बात होगी, लेकिन ज़रा यहीं से आगाज़ करते हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हुए इमरान साहब, सबसे पहले तो आपको लगता है कि जो ये बातें पिछले पूरे एक वीक में चल रही थी कि शायद पीडीएम की जमातें आपस में इख्तिलाफात का शिकार हो गई हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, पीडीएम ख़त्म हो गई है, शर्तें बांधी जा रही हैं, वो सब चीज़ें दम तोड़ गई हैं और अभी भी ये यूनाइटेड ही हैं, बहरहाल बेशक पीपल्स पार्टी की पिच पर खेलने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये दाद देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमाल महारत से ये काम किया है कि उन्होंने अपनी CEC पे डाल के तो खुद पे ना सिर्फ प्रेशर दबाव कम किया बल्कि उन्होंने दूसरी पीडीएम की जमातों को कायल भी कर दिया कि आप इस तरह से करें, तो ये अच्छी बात है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के पहले हिस्से की तरफ कि जनाब ये जमातें अलग अलग तो नहीं में इख्तलाफात, तो मैं हमेशा ये बात हम इस प्रोग्राम में करते हैं कि इख्तलाफात होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम जमातें बुनियादी तौर पे अलग अलग जमातें, इसलिए इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम में अभी एक ही रहेगा। पीडीएम में ये इकट्ठे एक पेज पर हैं। हाँ जी, एक पेज पे, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है, वो तो एक फितरी सी बात है ना। सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे पिछले पूरे हफ्ते में कि ये उससे मिल रहा है, ये उससे मिल रहा है, ये अपनी डील ढूंढ रहा है, ये अपनी डील ढूंढ रहा है। मेरी बात सुन, बात ये है कि कोई माने या ना माने डील तो ये सब ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा। मुझे आप बताएं कौन डील नहीं ढूंढ रहा। और आज अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो उन्होंने की है तो उसमें क्या किया है, असल में इन्होंने बार बार इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर या इस तरह से करके कि हम फैसला करेंगे कि हमने पिंडी आना ही है इस्लामाबाद, असल में ये भी दबाव बढ़ा रहे। ये हमें और उन्हें सबको पता है कि इमरान खान को 1 महीने में इस्तीफा देने वाले नहीं है। अच्छा, अगर इमरान खान 1 महीने में इस्तीफा देने वाले नहीं है तो फिर ये मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि उन हलकों को
दबाव में लाया जाए और वो हल्के जो कोशिश कर रहे हैं उनको ये कहा जाए कि जनाब आप अपनी कोशिशें तेज कर दें और जल्दी जल्दी जो भी करना कर दें, कर लें, ताकि हमारे लिए कुछ रास्ता अच्छा इस पे। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकात हुई थी उस पर वो अलग मौक़िफ़ था, उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ एक थ्रेट है कि हम पिंडी भी मार्च कर सकते हैं, या वाकई इतना दमखम आ गया है पीडीएम में कि अब वो डायरेक्ट इदारों को ना सिर्फ ये कि निशाना बनाएंगे बल्कि मार्च कर भी सकते हैं उधर? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि जरदारी ने तो इनको मना दिया है। मैं एग्री नहीं करता हूँ इमरान याकूब के साथ कि ये चाहते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इलेक्शन में हिस्सा ले या ना ले। वो ज़रूर चाहते थे, नून लीग और ये मौलाना नहीं चाहते थे कि इलेक्शन में हिस्सा हो, मगर जरदारी ने इनको मनवा दिया है। और जरदारी के बग़ैर ये मूवमेंट कुछ नहीं है, साथ साथ पीडीएम नून के बग़ैर भी ये मूवमेंट कुछ नहीं है। तो बेसिकली यूनिटी जो है, अगर यूनिटी इनकी टूट जाए, सबको पता है कि ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। और ये वक्त नहीं है कि किसी एक पार्टी को बताना कि हम तोड़ सकते हैं या हम तोड़ने लगे हैं। अब वो देखना चाहते हैं उनको कंसेशंस क्या मिलेंगे, उनको इस्टेब्लिशमेंट से और गवर्नमेंट से किस किस्म की क्या कहते हैं लचक उनमें क्या होगा, क्या उनको मिल सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जरदारी ने जो किया है सबको पता था करेगा और उसने कर भी दिया है। अब बात ये है समीना, बात असल ये है कि आप अगर मुल्ला हैदरी के आप फिल्म सुने पार्लियामेंट में, वो जो कह रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं वो बाज नहीं आएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, अगर उनको पेश होना पड़ा नैब के पास वो जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे तो पता नहीं कितने सारे लोगों को साथ ले जाएंगे। ये सब धमकियाँ जो हैं मेरे ख्याल में अब ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं। इनकी पार्टी टूट गई है, इनके खिलाफ केसेस हैं, ये केसेस को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और ये हो ही नहीं सकता है कि इस किस्म की धमकियों के बाद नैब कहें कि हम डर गए और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मौलाना की अरेस्ट एब्सोल्युटली होना चाहिए, और अगर ना हुआ तो ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ धमकियां थे नैब के, नंबर 1। तो मेरे ख्याल में समीना, ये जो टाइम आ रहा है 1 महीना, ये डिसाइसिव है, और महीने के पहले मेरे ख्याल में बहुत सारे इंडिकेशंस आ जाएंगे कि ये मूवमेंट का किस तरफ ये लेकिन हिलाल साहब ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि ये कमजोरी को शो कर रहा है कि आप ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि जो हम पिंडी की तरफ मार्च करेंगे, हम नैब के खिलाफ मुजाहरा करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करेंगे। मतलब जितने कौमी इदारे हैं आप सबके खिलाफ हैं, आपको कोई भी नहीं अच्छा लग रहा सबके। आप अगर रियासती इदारों के खिलाफ हो गए तो ये क्या शो कर रहा है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ये क्या करना चाहता है? ये बगावत करना चाहता है? ये क्या बताना चाहता है कि मैं बगावत भी कर सकता हूं? मेरे ख्याल में देखिए, ये आदमी थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल हो गया है, और मगर ये उसका एक चाल है, एक खेल है। अब देखिए रिएक्शन जो हुआ है, क्या रिएक्शन हुआ है? 1 महीने के अंदर इसके पार्टी के 4 मेन लोग इसको छोड़ के चले गए, पार्टी तकसीम हो गई है। ठीक है हिलाली साहब, शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन, वफाकी वजीर दाखिला, सबसे बेहतरीन इस पर वो कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर जी, ये तो पिंडी की तरफ मार्च की धमकियां दे रहे हैं, आने देंगे आप पिंडी की तरफ मार्च को? देखिए, ये ऐसे ही ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप असल सवाल तो ये पूछे ना, ये सेनेट का इलेक्शन क्यों लड़ने का आज इन्होंने फैसला किया है कि वक्त आने पे बताएंगे। जिमनी इलेक्शन में ये हिस्सा ले रहे हैं, और जिमनी इलेक्शन 19 तारीख को है, और इलेक्शन कमीशन की डेट इन्होंने इसलिए रखी है कि उधर से इलेक्शन खत्म हो और उधर से कंपनी मशहूरी के लिए नैब के दफ्तरों में आ जाए। इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है। कोई चीज इनकी वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है। कभी ये कहते हैं कि हमने इधर जाना है, एक लॉन्ग मार्च इन्होंने जरूर करना है, कब करना है, किस तारीख को करना है। बाकी ये इस्तीफे भी अलमारियों में पड़े रहेंगे। सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, जिमनी इलेक्शन में भी एक हिस्सा लेंगे, और ये ट्रायल के तौर पर देखेंगे कि कितने लोग ये ला सकते हैं इलेक्शन कमीशन और नैब के दफ्तरों के आगे। और इनका नैब के दफ्तर और इलेक्शन कमीशन के आगे भी वही असर होगा जो लाहौर के जलसे का हुआ, और इनकी पसपाई होगी, रुसवाई होगी, इनकी नादानिशमाना जो सियासी फैसले हैं
और बगैर टाइमिंग और विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। पीपल्स पार्टी ने तो इनको वाजे कर दिया। और ये जेल भरने का आइडिया भी आसफ जरदारी साहब का है, और उनको ये नहीं पता कि भाई हर चीज का एक वक्त होता है। आसफ जरदारी ताज छाती के साथ लगा के इसलिए खेल रहे हैं कि ये सारे मारे जाएं सियासी तौर पर, और उनके लिए कोई रास्ता, मेहनत और कोई सहूलत का रास्ता निकला है। सो देखें, बड़ा अहम है 2-3 महीने। लेकिन शेख साहब, रियासती इदारों को जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नैब के बाहर मुजाहरा होगा, इलेक्शन कमीशन के बाहर होगा, पिंडी की तरफ मार्च करेंगे, रियासती इदारों को अगर ये टारगेट करते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वफाकी वजीर दाखिला की? हमारी स्ट्रेटेजी है, जैसा ये करेंगे वैसा हम करेंगे। ये वफा करेंगे तो वफा होगी, जब ये जफा की तरफ जाएंगे तो अगर ये सितमगरी करेंगे तो इनके साथ सितमगरी होगी। अभी तो बड़े दिन पड़े हैं और इनके तिलों में इतना तेल नहीं है। ये मीडिया खेल रहे हैं, इनके उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं कि ये अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, और जब ये मंजिल के करीब आए तो हम बिल्कुल हमें तैयार पाएंगे हमारे इस्तकबालिया कैंपेन के लिए। नहीं तो शेख साहब, वो दुर्रानी साहब भी तो कुछ कर रहे थे, उनको तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने नहीं मुज़ाकरात करने, हालांकि वो तो आपके वो जाने और वो जाने और दुरानी जाने और ये जाने। मुझे नहीं कुछ पता कि शहबाज शरीफ से इन्होंने इतना एतराज किया और फजलुर रहमान से मुलाकात पे किसी को एतराज नहीं हुआ, क्योंकि नैब का उनको नोटिस है और वो नहीं चाहते कि नैब की नोटिस की नजर हो। बिलाखिर ये जितने चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये 8 हैं, ये 10 हैं, ये नैब के रडार में है या तफ्तीश में है या ये किसी फाइनल कंडीशन में है। इसीलिए 10-15 लोग मीडिया खेल रहे हैं। सियासत में आज के दिन इनकी पहला दिन पहले साल का नाकामियों की शुरुआत है। 90 दिन में इनकी सियासत जो है वो टेंट फिश हो जाएगी और ये शर्मिंदा होंगे और सियासी तौर पर इनको नुकसान पहुंचे। अच्छा शेख साहब, आप हमेशा बात करते हैं नून में से शीन निकलेगी, तो अब ये जो दुरानी साहब की मुलाकात भी हुई है, तो क्या ये उसी शीन को निकालने के लिए? देखिए, ये जितने इस्तीफे दिए गए हैं इनको, ये सिर्फ दिखावे के हैं। ये कंप्यूटर से निकाल के दिए गए हैं, ये कबूल ही नहीं होते। और अभी इस्तीफों में बड़ा टाइम बाकी है। 21 जनवरी के बाद ये बैठेंगे, 19 को ये इलेक्शन का नतीजा लेंगे, मार्च में ये सेनेट में हिस्सा लेंगे। मार्च के बाद ये कब टाइम देते हैं, ये छोटी मोटी टेलर चलाएंगे इलेक्शन कमीशन के आगे, नैब के आगे, लेकिन कोई बड़ा फैसला करने से पहले 101 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि ये गलती दर गलती कर रहे हैं और गलतियों की अब गुंजाइश नहीं है। अच्छा शेख साहब, जिस तरह लाहौर में आपने इन्हें फ्री हैंड दिया था, तो अगर ये जो आप कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, तो आप लॉन्ग मार्च में भी इन्हें फ्री हैंड देंगे या फिर निपटेंगे? एवरी डे इज नॉट संडे, देखेंगे क्या करते हैं। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, अभी बड़े दिन पड़े हैं, वक्त आने पे फैसला करेंगे। उससे पहले दोबारा से कोई मुज़ाकरात की बात होगी, क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं, हमने तो मुज़ाकरात नहीं करने किसी से भी। ये मुज़ाकरात कर भी रहे हैं लोगों के साथ और कहते हैं हमने करने नहीं है। ये एक नई रवश है, इनमें इतना हौसला ही नहीं है कि ये कहें कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ मार्च भी कर रहे हैं। ना हाथ इनके आसमान पे लगेंगे, ना पाँव जमीन पे लगेंगे, और ये सियासी तौर पे ज़लील और रुसवा होंगे। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद। इमरान साहब, आपके सवाल का जवाब उन्होंने गोल कर दिया है, दिया नहीं है, लेकिन आपको ये कोई खबर भी थी क्या कि शीन निकालने के लिए दुरानी साहब मिले थे? हाँ जी, बात ये है कि ये शीन निकालने की ही कोशिश है कि किसी तरह नून में से शीन निकल आए। अच्छा। क्योंकि बयानिए का जो फर्क है दोनों का, वो तो है कि दोनों का अपना अपना बयानिया है। और शेख रशीद साहब तो हमेशा ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी है और हम जो है शीन निकलेगी, लेकिन आज देखें कि आज उन्होंने बिल्कुल उस तरफ वो आई नहीं, वो इस्तीफों की तरफ ले बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि बात मुज़ाकरात पे ही आएगी। अच्छा, मुज़ाकरात की आप बात करें, लेकिन मौलाना साहब ने ये कहा है कि जनाब हम नहीं मुज़ाकरात करेंगे। अगरचे उन्होंने दुरानी साहब से मिले भी हैं, वो कह रहे हैं कि वो बगैर कोई उनसे अपॉइंटमेंट लिए उनसे तयशुदा मुलाकात नहीं थी। मैं सुनवा देती हूँ आपको मौलाना साहब क्या कहते हैं मुज़ाकरात के बारे में, फिर दोनों की राय भी जानेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो
बग़ैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया, और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है। बात ख़त्म हो गई। तो हिलाली साहब, फिर अब इसका मतलब कोई डायलॉग नहीं होंगे? ये तो स्ट्रेट अवे मना कर दिया इन्होंने कि कोई डायलॉग नहीं हम करने जा रहे किसी के साथ भी। बिल्कुल डायलॉग हो रहा है और होते जा रहा है। ज़रूरत नहीं है कि इनके साथ डायलॉग हो, हैदरी के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, जिनसे मौलाना पैगाम उनको भेजते हैं उनके साथ भी हो सकता है। डायरेक्ट डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं कुछ और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। लेट अस अस्यूम कि ये मूवमेंट जो है ये टूटने वाली नहीं है, तगड़ी होती, यूनाइटेड होते, इनके पास बड़े लोग होते और बाहर निकाल सकते, और हर चीज़ हमें डरा रहे हैं और घबरा रहे हैं, समझिए एक मिनट के लिए कि वाकई वो कर सकते थे। तो इस वक्त हमारे पास क्या ऑप्शन है? 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि इमरान खान को अब उसकी टर्म कंप्लीट करने दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस आप करें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि कोई किस्म का इमरजेंसी ये वो हो जाए और उस तरीके से इस मामले को निपटे। गैर जमहूरी काम। अब देखिए, ये जो जी हाँ, गैर जमहूरी काम ये कोई नहीं चाहता, और ख़ास तौर वो नहीं चाहते हैं जो लोग अंपायर नहीं चाहता है इसको। मिड टर्म इलेक्शंस अब आप खुद देखें, इसमें क्या है? नंबर 1, ये बड़े डेंजरस हैं इन द मिड्स ऑफ अ पैंडेमिक, इसलिए कि अगर आप 6-9 महीने में करेंगे फिर भी वो वैक्सीन पूरा इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा। मिड टर्म इलेक्शंस ऐसे वक्त पे आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये बड़े ख़तरनाक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत महंगे हैं, हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, हमारी इकोनॉमी वीक है और हर किस्म के हमें सेविंग करना पड़ता है। तो ये कहना कि हम अफोर्ड कर सकते हैं हर 2-2.5 साल के बाद ये इलेक्शन, ये भी नहीं हो सकता। तीसरी बात ये है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मेरे ख्याल में वो इलेक्शन लॉज, इलेक्शन चेंजेस, ये इतना जल्दी नहीं हो सकता 6 महीने में, 9 महीने में। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये भी आप रूल आउट करें। अब रह गया है मिड टर्म इलेक्शंस। भाई, अगर आप इनको पसंद नहीं करते हैं, 2.5 साल हो गए हैं, 2 साल और रह गए हैं, उसके बाद 6 महीने में तो इलेक्शन का वक्त आ जाता है, तो फॉर गॉड सेक रिलैक्स, इनको भी अपना वक्त पूरा करने दे। आप तो हर वक्त 2-2.5 साल आपका पेशेंस किसके ज्यादा लास्ट ही नहीं करता है। कोई आर्मी चीफ हो तो उसके साथ 2 साल के बाद लड़ने लगते हैं, दूसरा कोई गवर्नमेंट हो 2 साल के बाद लड़ना चाहते हैं। मैं तो हैरान हूं इन पे। ठीक है इमरान साहब, आपको भी यही लगता है कि चूंकि मिड टर्म इलेक्शन या और कोई गैर जमहूरी तरीका मसले का हल नहीं है, तो इवेंचुअली तो बात मुज़ाकरात पे ही आएगी? लेकिन दोनों तरफ का जो अभी तक मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ, मैंने आज इमरान खान साहब का रिसेंट इंटरव्यू भी देखा है, उसमें उनकी टोन भी डाउन नहीं होती, कहीं वज़रा की टोन भी कहीं डाउन नहीं होती, जिससे लगे कि जनाब कोई मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। और ऑपोजिशन को भी आप देख लें, वो भी तेज तरार, तुंदो तेज बयान। सबसे बड़ा मसला ये है, आपने वो जो इंटरव्यू आज देखा, आपने इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज देखी, वज़ीर आज़म आज एक बार फिर इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड नजर आए और बाज़ औक़ात तो गुस्से में भी नजर आए। अब वो क्या करते हैं, वज़ीर आज़म जो है वो भी कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने को तैयार नहीं है, और हमारी अपोजिशन जो है वो भी इस वक्त जो है ना तुली हुई है कि किसी तरह बस इमरान खान चला जाए। अब इस तरह से मामला हल होते नहीं, मामला हल होंगे टेबल पे। और मैं आपको एक अंदर की खबर दे दूं, हिलाली साहब, जो लोग ये करवा रहे हैं ना मुज़ाकरात, और जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि 4 साल के बाद इस दफ़ा, यानी इस हुकूमत के जब 4 साल हों, तकरीबन 1.25 साल के बाद तो इलेक्शन करवा दिए जाएं, अर्ली इलेक्शन की तरफ, यानी कि 4 साल का एक अरसा उन्हें बता दिया गया है कि आप मजीद आप इस बीमारी से भी निकल आएंगे, इस वबा में भी कमी हो जाएगी, और इतनी देर में सारे इंतजामात भी हो जाएंगे, तो आपको इसके लिए मजीद 1.25 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये भी एक तजवीज़, हाँ जी, ये एक तजवीज़ सामने आई है। लेकिन अब देखें कि क्या अपोजिशन इस पे राजी होती है, और फिर सबसे बड़ी बात कि क्या खुद इमरान खान इस पे राजी होते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। चलें जी, देखते हैं क्या होता है। वैसे जो मुख्तलिफ माहिर उलूम नजूम जो मैं सुन रही थी, सब ये कह रहे थे ऑपोजिशन की तहरीक से नहीं इमरान खान जाने वाले, जब जाएंगे तो खुद ही जाएंगे। अब देखते हैं ऑपोजिशन की तहरीक से फिर निकलेगा क्या। फिलहाल तो मैं ये नज़र आ रहा है कि सेनेट इंतखाबात में भी जा रहे हैं और ज़मीनी इंतखाबात में भी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद भी कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पिछले हफ्ते की जो अहम खबर थी उसमें एक खबर ये भी आ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी के सीईसी के इजलास में ये भी कहीं बात हुई है कि जी मियां साहब भी वापस आएँ और लीड करें, फिर हम भी इस्तीफे देते हैं। वो वहाँ बैठे हैं तो हम क्यों लॉन्ग मार्च यहाँ पे करते फिरें। लेकिन बहरहाल बाद में इस खबर की कोई ख़ास तस्दीक तो नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये एक बात ज़रूर है जो हो सकता है कि जहन में हो कहीं। लेकिन मियां साहब के हवाले से ख़बरें कुछ इस लिहाज से भी अच्छी नहीं है कि 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और उसको रीन्यू नहीं किया जा रहा। ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। वफाकी वज़ीर दाखिला इस पर अनाउंसमेंट अपनी कर चुके हैं। इससे क्या होगा? क्या मियां साहब को वापस आना पड़ेगा या फिर वो कहीं और जाना पड़ेगा, सियासी पनाह लेनी पड़ेगी? क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? क्या वो लंदन में भी रह सकेंगे? इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि पीपी की ये तजवीज़ वैसे थी बड़ी हकीकत पसंदाना कि भाई वो क्यों वहाँ मज़े से बैठे रहे और हम यहाँ बैठ के लॉन्ग मार्चेस करते फिरें? नहीं, आज मेरा ख्याल है आपने सुना नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने तो क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ये सिर्फ क्या सराइयाँ थी, हकीकत में वैसे क्या सराई भी हो, किसी के दिल में भी हो, मेरे भी दिल में हो सकती है। उसकी वजह कि नवाज शरीफ क्यों आए, और मुझे तो लगता है हुकूमत खुद भी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी क्यों लॉन्ग मार्च करे। भाई लॉन्ग मार्च तो इसलिए करता है कि वो इमरान खान को हटाना चाहते हैं। हाँ, तो उसमें उनका मकसद है। उससे उन्हें क्या मिलेगा पीपल्स पार्टी? अब मैं आपको बता रहा हूँ तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा। देखें, हुकूमत खुद भी नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ वापिस आए। अच्छा, हाँ जी, ये मैं को आपको खबर नहीं दे रहा, लेकिन हुकूमती फैसलों से जो लगता है, क्राइम बताते हैं ये कि वो हुकूमत खुद नहीं चाहती। आप देखें हुकूमत कितनी कंफ्यूज्ड है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुनाफकत का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर ये कह भी देते हैं कि नवाज शरीफ को वहाँ पर जब हमने पासपोर्ट मनसूख कर दिया, तो क्या आप क्या समझती हैं कि वो नवाज शरीफ जो है उनके स्टेटस में कोई फ़र्क आ जाएगा? भाई वहाँ जो बरतानवी कवानीन है उनमें तो उनके लिए रास्ते मजीद खुल जाएंगे। यानी आप उनके लिए वहाँ मजीद आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। वो कानूनी तौर पे भी कहेंगे जी मेरे बच्चे यहाँ पे लीगल हैं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो रास्ता मेरे ख्याल में वो इख्तियार नहीं करेंगे, वो सियासी पनाह का भी है। वो सियासी पनाह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो करें। लेकिन अगर हमें यहाँ बैठे इन सारी ऑप्शंस का पता है, तो बाबर अवान साहब के होते हुए, फ़रोग नसीम साहब के होते हुए, इतनी कानूनी बड़ी टीम के होते हुए हुकूमत को नहीं पता होगा? उन्हें भी इन सब का पता है, लेकिन वो सिर्फ जाहिर ये करना चाहते हैं कि जी हम मियां नवाज शरीफ को लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उनके मौक़िफ़ में अगर वो कहते हैं जी, एक तरफ वो बरतानिया को ख़त लिख रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को वापस भेजें, दूसरी तरफ उसके बिल्कुल मुतसादिम ये है कि उनका पासपोर्ट वो कहते हैं जी हम मनसूख कर देंगे, हम रिन्यू नहीं करेंगे, इसलिए ये नहीं। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि हुकूमत खुद भी ये समझती है कि बाहर बैठा इदारों पर तनकीद करता हुआ नवाज शरीफ उनके लिए ज़्यादा काबिल कबूल है बनिस्बत इसके कि वो यहाँ पाकिस्तान में आके या जेल में जाके मजलूम बन जाए या उनके खिलाफ तहरीक शुरू कर दे। चले, मैं ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, उस पर मैं अलग से बात करूंगी, लेकिन मैं पहले जरा पासपोर्ट के हवाले से ज़रूर बात करूंगी हिलाली साहब से। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, पासपोर्ट अगर रिन्यू नहीं होता साबिक वज़ीर आज़म का, तो उससे क्या मुश्किलात उनके लिए वहाँ पर बन सकती हैं? मुश्किलात क्या बनेगी उनके लिए? वो फ़ौरन जाएंगे होम ऑफिस को, वो अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि मैं इधर ठहरना चाहता हूँ इसलिए कि मुझे भेजा गया था मेडिकल ग्राउंड्स पे, मेरा ट्रीटमेंट इधर हो रहा है और वो मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके बाद फ़ौरन उनका जो होम ऑफिस है वो कहेंगे बिल्कुल सही, आप आए हैं इस वजह के लिए से, आपने क्या ट्रीटमेंट किया, हम एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स बनाएंगे, आपके डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका ट्रीटमेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है और कब आप जा सकते हैं। इसलिए पूरी उम्र भर तो उधर नहीं ठहर सकता है ना। हालांकि उसके पास उनके बच्चे हैं, हालांकि वो नेशनल हेल्थ सर्विस पे और या ब्रिटिश टैक्स पेयर पे उनका रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटिश टैक्स पेयर पे उनका रहना उधर उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, उनके अपने लोग हैं। तो वो कहेंगे बिल्कुल सही, तो फिर ये ट्रीटमेंट होता रहेगा उनका 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी है। उसके बाद वो पैनल मिलते रहेंगे, इवैल्यूएट करते रहेंगे और एक दिन ज़रूर आएगा जब वो उनको कहेंगे कि आपको जाना है, यू कांट स्टे फॉर एवर। उस वक्त उनको आप पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए कि मतलब है आप किसी कॉन्विक्ट, पाकिस्तानी कॉन्विक्ट को उसकी नेशनैलिटी को रद्द तो नहीं कर सकते इसलिए कि आप उसका पासपोर्ट नहीं रिन्यू करते हैं। तो इमरजेंसी पासपोर्ट
अगर वो पाकिस्तान आना चाहता है, मेरा अपना ख्याल है 1-2 साल के बाद वो कहेंगे चलो मैं अभी सऊदी जाता हूँ, कौन रोक सकता है उनको, वो सऊदी चले जाएंगे। लेकिन तो मेरे ख्याल में ये भूल सऊदी अरब वाला ऑप्शन जो आप बात कर रहे हैं ला सकते हैं। मैं खुद भी इस पर कुछ सुन रही थी, लेकिन अक्सर ये भी एक ओपिनियन सामने आ रही है कि चूंकि सऊदी अरब के साथ इस वक्त वैसे भी थोड़े से मामलात बहुत आइडियल नहीं हैं गवर्नमेंट के भी, तो ऐसे हालात में क्या सऊदीज या उनके बड़े अच्छे हैं, उनके बड़े अच्छे हैं। समीना, आप क्या बात कर रही हैं? नहीं, नवाज शरीफ के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो तो हर तकरीर में वो मरियम कहती है कि तुम लोगों ने सऊदी अरेबिया हमारा बड़े दोस्त के साथ भी हमारे ताल्लुकात को ख़राब किया है। उनके तो बड़े अच्छे हैं। नहीं, उनके तो अच्छे हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इधर गवर्नमेंट के साथ इतने आइडियल नहीं है, खान साहब के साथ इतने आइडियल नहीं है, तो ऐसी सूरत में सऊदिया उन्हें पनाह देगा, ये सोचते हुए कि उन्हें पता है कि अगर नवाज शरीफ को वो बुला लेते हैं, अपने पास पनाह दे देते हैं, तो फिर इमरान खान साहब तो और खफा हो जाएंगे, फिर यहाँ पर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात और ख़राब हो सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में कि ऐसा नहीं होगा। उनको पता है कि इनके पर्सनल रिलेशंस हैं, 8-10 साल उधर, 6 साल जो भी है उधर रह चुके हैं, और अगर ये भी थोड़ा सा खफा हो जाए तो क्या, इस वक्त हम खफा हैं उनसे, उनको क्या परवाह है? क्या उन्होंने वो $1 मिलियन कह दिया है कि वापस ले लो? क्या उन्होंने कहा है कि हमने जो तुम्हें ऑयल क्रेडिट दिया था वो हम वापस रिस्टोर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो रिमाइंडर दे रहे हैं कि जो पैसे बाकी हैं उनको भी वापस करो। तो मेरे ख्याल में ये सब नहीं। अब ये जो आ रहा है इनका फॉरेन मिनिस्टर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि ये आ रहा है और बड़ा अच्छा हमारी रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगी। भाई वो क्यों आ रहा है? क्या वो आ रहा है तैलूर की शिकार के लिए और वापसी पे इधर कुछ दिन रुक के जाएगा, कि वाकई सिर्फ पाकिस्तान को आ रहा है हमारी रिलेशनशिप को कुछ ठीक करने के लिए और इधर से वो वापस चले जाएगा सऊदी अरेबिया? ये भी अभी देखते हैं उनके विजिट से क्या निकलता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी इमरान साहब, अगर लंदन में रहते हैं नवाज शरीफ साहब, पहले भी वो रहते रहे हैं जब जिला वतनी में, तो वो वहां से तो हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते नजर आते हैं पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी चलती रहती है। लेकिन सऊदीया में जब वो जाएंगे तो आप समझते हैं कि अगर वहाँ वो ये खुद ऑप्शन नवाज शरीफ भी लेना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ जाके इतनी आज़ादी से क्या वो कर सकते हैं सियासत? मेरा यही आपसे सवाल है कि वो ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, मैं यही कि नवाज शरीफ ये आउट ऑफ क्वेश्चन है फिलहाल। तो उन्हें जब लंदन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी फैमिली सारी वहाँ है, उनके बेटे वहाँ हैं, उनके बेटों के बच्चे वहाँ हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है? इसलिए मैं नहीं समझता कि जाए। और दूसरी बात यह कि हुकूमत ने सिर्फ ये अवाम को एक दफा फिर उसी ट्रक की बत्ती के पीछे ले गया जिससे वो कह रहे हैं कि जी हम नवाज शरीफ को ला रहे हैं। अमलन नहीं। मुझे आप ये बताएं कि अगर हुकूमत वाकई नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल करना चाहती है, मनसूख करना चाहती है, तो 16 फरवरी का इंतजार क्यों है? ये तो कल भी कर सकते हैं। इन्हें जरूरत है कोई 16 फरवरी का इंतजार करने की? ये सिर्फ आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे ले जा रही है। हुकूमत खुद भी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ अभी वापिस आए। हाँ, हुकूमत को नवाज शरीफ वहाँ बैठे ही सूट करते हैं। नहीं, वैसे इमरान खान साहब तो बड़ा हाथ मलते रहते हैं। लेकिन लास्टली हिलाली साहब, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं आपका एक जरूर ये लेना चाहूंगी, जो ये बात हो रही है कि क्या पीडीएम की ये जमातें ये नहीं सोच रही कि भाई ये वहाँ बैठे मज़े से डील भी ले लें, मज़े से बैठे भी रहें, यहाँ हम इस्तीफ़े दें, मेहनत करें, सख्त सर्द मौसम में जाएं, लॉन्ग मार्चेस करें? तो बहरहाल ये तो एक बड़ी नेचुरल सी मेरा ख्याल है डिमांड होगी, हो सकती है आने वाले दिनों में सामने भी आ जाए। क्या उनको पता नहीं है कि नवाज शरीफ कोई बड़ा बहादुर नहीं है? क्या उन्होंने देखा नहीं कैसे भागा जब मुशर्रफ ने उसको अंदर किया था, कैसे भागा सऊदी अरेबिया और हर चीज़ लिख के साइन वाइन करके उधर चले गए? क्या बात कर रही हैं आप? इनमें कोई ऐसी बातों पे नवाज शरीफ पे इनका कोई उम्मीद नहीं है, और वो इधर आएगा जब कंडीशंस होंगे मुख्तलिफ हों, इसलिए कि अभी वो आएगा तो अगर ये ना भी चाहें, शायद इन लोग नहीं चाहते कि वो जेल में रहे, मगर अगर वो आएगा इस वक्त तो वो जेल जाएगा, जेल में ठहरेगा, और उसका 8 साल का सेंटेंस है। पता नहीं अपील पे क्या होता है, मगर उसके बाद और केसेस भी आने, वो नहीं आएगा वापस। ठीक है, पीडीएम इस वक्त कमज़ोर है या मजबूत? इमरान साहब लास्टली फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। पीडीएम इस वक्त कमजोर है या फिर मजबूत है? नहीं, पीडीएम मैं समझता हूँ कि अभी तक उसी हालत में है जैसा माजी में था। अभी उसकी वो हालत क्या है? वो यही है कि अभी वो ठीक है, अभी वो आपस में जुड़े हुए हैं।
और जब तक उन्हें ये लगेगा कि हमें इससे जुड़े रहने से फ़ायदा, वो आपस में जुड़े रहेंगे। अभी तो कोई ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ फायदा है या नुकसान है। नहीं, उसकी वजह ये है कि अकेले तो करेंगे, देखे ना, तो वो दबाव नहीं बना सकते। मिल के वो समझते हैं कि हम ज़्यादा अच्छा बेहतर अंदाज में दबाव बढ़ा सकते हैं, तो ठीक है, उनका फ़ायदा सियासी तौर पे। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते एक और बात करेंगे अहम मामले की। CCPO साहब जो लाहौर के CCPO थे उमर शेख, उनको हटा दिया गया ओहदे से फाइनली। कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी उनके अगेंस्ट, लेकिन इसके बावजूद भी वो टिके हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ, वाकफान हाल की बड़ी खबर भी आपको देंगे कि आखिर ये यू टर्न क्यों लिया गया है, और फिर ये भी बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, उनका जो पेश रो है वो कैसे होंगे। तो इस पर बात होती है जनाब एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक और तब्दीली आई है एक दफ़ा फिर से पंजाब पुलिस में। लाहौर के जो चीफ हैं उनको चेंज कर दिया गया। CCPO लाहौर उमर शेख को आज हटा दिया गया है ओहदे से, और 9 सितंबर को IG पंजाब शुएब दस्तगीर को ओहदे से हटाए जाने के पस मंज़र में उमर शेख की तैनाती का जो मामला था वो सामने आया था। मैं आपको याद दिला दूं कि बारहा उनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं, तनकीद की जद में भी रहे अपनी तैनाती से ही। जब उन्हें तैनात ही किया गया था उस वक्त भी तनकीद हुई थी कि जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, और फिर भी इन्हें तैनात किया गया। फिर उसी दौरान सानिया मोटरवे केस हुआ, जिसके बाद उनका एक मुतनाज़ ऑडियो क्लिप सामने आया, जिस पर फिर मज़ीद मुतनाज़ वो बयानात देते रहे। उसकी वजह से भी उन पर खासी तनकीद हुई, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये कहा गया कि उन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो गैर जिम्मेदाराना हैं और उससे तकलीफ़ पहुँच रही लोगों को। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने उनकी तैनात हवाले से कुछ उन्हें कैसे डिफेंड किया, वजह जो बताई कि क्यों उन्हें तैनात किया गया, ज़रा वो सुन लीजिए। मैं अब सबको बताऊं कि क्यों हमने फैसला किया चेंज का। वहाँ मेरे बहनोई हैं, उनके ऊपर को 5 साल से उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा, PIA सोसाइटी थी, वहाँ कब्जा हुआ था। मैं वो कहूँ उनको कि मैं कहूँ अब हमारी गवर्नमेंट है, कब्जा तो चढ़वा दो। वो कब्जा 1 साल वो जो है जी, अच्छा जी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मेरे ब्रदर इन लॉ ने टेलीफोन किया कि जी 7 वाला हमारा है, उसके भी प्लॉट पे कब्जा था, वो यूसुफ। फिर उसकी मुझे आई कि जी वो उनको धमकियां दे रहे हैं कि मार देंगे, और उसको शाम को गोली मार दी। फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि अगर ये लाहौर के अंदर ये हो रहा है, तब मैंने फैसला किया चेंज का। इतना ही नहीं, इनके अगेंस्ट ये भी चार्जेस हैं कि ये अपने सीनियर अफसरान की इज्जत नहीं करते और जूनियर अफसरान को भी हर वक्त हदफ तनकीद रखते हैं, उनके साथ भी बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं। तो काफ़ी इनके खिलाफ कंप्लेंट्स थी, लेकिन इसके बावजूद ये ओहदे पर थे और आज अचानक से उनको हटा दिया गया है। अदालत में भी एक मामला था जिस पर अदालत ने भी कुछ नापसंदीदगी का इजहार किया था। ये सारा इनकी जनाब हिस्ट्री थी कि ये कितनी देर रहे और क्या वो करते रहे इस सारे दौरान। लेकिन अब आखिर ऐसा हुआ क्या कि इनको ओहदे से हटाना पड़ा। इमरान साहब के पास वाकफान हाल की बड़ी खबर है, पहले वो जान लेते हैं, फिर उस पर हिलाल साहब का भी कमेंट लूँगी। इमरान साहब, वाकफान हाल क्या बता रहे हैं, फिर इतना बड़ा मोहरा हटा कैसे अचानक? देखिए, हमारे वाकफान हाल ने जो स्टोरी सुनाई, असल में उमर शेख, थोड़ा सा पस मंज़र में बता दूँ, उमर शेख साहब की तैनाती की गई थी वज़ीर आला से अबाव हो के। ना IG पंजाब को इत्मीनान में लिया गया था शुएब दस्तगीर को, और ना ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को। लिहाजा उनका इंटरव्यू भी किया था गवर्नर हाउस लाहौर में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, और शहजाद अकबर साहब ने जब उनसे किया तो हमारे वाकफान हाल के मुताबिक उनसे दो वईद जो हुए थे वो ये हुए थे कि वो ना सिर्फ ये कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देंगे, बल्कि लाहौर में वो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मुस्लिम लीग नून के बंदे आपको मिलवा दूंगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दूंगा, और बहुत सारे उन्होंने दावे उस वक्त किए थे। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो है जराइम पेशा अफराद, उनके बारे में बड़ा सख्ती से निपटूंगा। लेकिन उन्होंने वहाँ उनके साथ क्या सख्ती से निपटना था, उनके बारे में इतलात ये है कि 4 महीने वो CCPO लाहौर रहे हैं, और इनमें से आप ये देखें कि अक्सर औकात शायद वो दिन के वक्त ऑफिस आए हों, अक्सर उनका टाइम ये था कि वो शाम के बाद ऑफिस तशरीफ लाते। हाँ जी, यानी अंधेरे में आए और अंधेरे में ही चले गए, शाम में आए और सुबह 4 बजे तक बैठे रहे। फिर SSP लेवल के अफसर, SP लेवल के अफसर, सब अफसर जो थे उनसे नाला थे। उनका पसंदीदा मशगला था कि वो अपने SHO को, DSP को बुला के कहना जी इसको हथकड़ी लगा दो, इसको इसी के हवालात में बंद कर दो। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ थी। लेकिन असल बात अब ये थी, आखिरी जो हुआ मामला कि खोखर पैलेस वाला जब वाक़या हुआ और उसमें कब्ज़ा छुड़वाना था, तो उसमें भी
ये अफजल खोखर और मुस्लिम लीग नून के जो हैं और उनके भाई, उनका जो खोखर पैलेस था उस पर भी जब ये कब्ज़ा नहीं छुड़वा सके तो उसका भी बड़ा इंतहाई नापसंदीदगी से देखा गया। और वज़ीर आला पंजाब हमारे हर दिल अजीज़ हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस, उन्होंने जब ये देखा कि ना तो ये मुस्लिम लीग नून में कोई दरार पैदा कर सके हैं, ना उनके बंदे तोड़ सके हैं, ना ये अमनोमान की सूरत हाल को बेहतर कर सके, बल्कि उल्टा 4 महीने में लाहौर में क्राइम की सतह में इजाफा हुआ, शरह में इजाफा हुआ। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने वज़ीर आज़म को एक इदारे की, खुफिया इदारे की रिपोर्ट भी साथ भिजवाई, जिसमें ये बताया गया था कि वाकई ये यहाँ पे ना सिर्फ ये कि कब्जा ग्रुपों के साथ इनकी टेलीफोनिक ऑडियोज थी, टेप्स थी कि ये खुद कब्जा ग्रुप के साथ, अगरचे इन्होंने उसके बारे में ये कहा कि जनाब मैं तो उन्हें समझा रहा था, मना कर रहा था कि बंदे दा पुत्र बन जाओ नहीं तो मैं छड़ांगा नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिसपे उस्मान बुज़दार साहब ने फाइनली बुज़दार इन एक्शन। हाँ है। चलें जी, बुज़दार साहब ने ज़बरदस्त काम किया है, ये तो तारीफ करनी पड़ेगी। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये जो यहाँ पर मेरिट पर तैनातियों की बात हम सुनते थे हमेशा, ये तो ऐसे लग रहा है ट्रायल एंड एरर बेसिस चल रहा है, बंदा लगा दिया सही नहीं हटा दिया, फिर बंदा लगा दिया, मतलब कोई समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरह से हो रही है, ये फिर यू टर्न ले लिया आपके ख्याल से? देखिए समीना, हमारे माफ़ करिए हर लेवल पे फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स टू व्हाटएवर ये ऐसे ही लगते हैं। किसको पता था कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मटीरियल था, और जब वो बना चीफ मिनिस्टर तो लोग कहते थे मटीरियल है ही नहीं, मगर चलता गया। माफ़ करिए, मैं इसके बारे में मुझे कहा गया है कि ये आदमी जो है ख़ुद ये कह रहा है कि मैंने बड़े बड़े करप्शन पे हाथ रखा हुआ था, थाने बिखरे थे करोड़ों के लिए, एसएसपीज़ और एसपीज़ बहुत देर से ट्रांसफ़र्स नहीं हो रहे थे। आप इनका भी एक डिफेंस किया गया है बाय द वे, ये कह रहा है कि करप्शन रैम्पेंट था उधर लाहौर में, 7-7, 5-5, 6-6 साल हो जाते थे और कोई एसपीज़ ट्रांसफ़र्स नहीं होते थे। तो कौन सा सच बात है? मुझे नहीं पता कौन सा सच बात है। ये खोखर पैलेस का जो है ये मैंने सुना था कि ये इसलिए ये हुआ, और साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स के साथ इसका रवैया ऐसा था, जो ऐसा लगता था कि ये पीएम का फेवरेट है, और फिर वो एक्ट करता था एज इफ ये पीएम से का स्पेशल आदमी है। और मेरे ख्याल में शायद कोर्ट्स को अच्छा नहीं लगा, सुना है उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मगर आई डोंट नो फॉर अ फैक्ट। ठीक है, हर तरह की बातें आस्ते निकल आएगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल एक कंट्रोवर्शियल तैनाती थी और अपने अंजाम को पहुंची। देखते हैं जी, गुलाम महमूद डोगर साहब अब नए सीसीपीओ बन गए हैं, देखते हैं वो आते हैं तो आने के बाद उनकी तैनाती के बाद क्या क्राइम रेट पे फ़र्क पड़ता है और किस तरह से है वो बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन बहरहाल ये तमाम बातें फिर उसी तरफ इशारा करती हैं जो इमरान खान साहब का वादा था कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए और सब उसके लिए मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।